गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी अध्याय 18 जिसका नाम है मॉरिशस, इस अध्याय को पढ़ेंगे और जानेंगे मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस क्या है? एक देश है और इसका नाम क्या दिया हुआ है? यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है लघु भारत की दर्शन। लघु भारत मतलब लघु मीन्स छोटा और भारत मीन्स भारत और दर्शन मीन्स देखना। मतलब जो मॉरिशस है वहाँ पर कुछ छोटे रूप में, लघु रूप में भारत के दर्शन भी किए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भारत का भी कहीं ना कहीं मिलता जुलता वहाँ पर सब कुछ है। और ये जो लेखक है इसने इस पाठ में यह मॉरिशस यात्रा के सुंदर वृत्तांत का वर्णन है। साथ ही पाठ में प्रदेश में स्थित एक लघु भारत के दर्शन को भी वर्णित किया गया है। और जो लेखक है इसने क्या है, यहाँ पर मॉरिशस का सुंदर वृत्तांत में इस विवरण का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। और वहाँ पर प्रदेश में जो एक स्थित है हमारा लघु भारत, उसके दर्शन को भी यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्णन किया। आइए पढ़ते हैं इस अध्याय को और जानते हैं मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के। मतलब मॉरिशस एक ऐसा देश है कि वहाँ पर जितनी भी जनसंख्या है उसके 67% लोग क्या है? भारत के मूल, मतलब भारत के रहने वाले हैं। जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम बम्बई, मुंबई, कलकत्ता, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, हैदराबाद है। और इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट लुई। किसकी राजधानी? मॉरिशस की। और इसकी जो पोर्ट लुई है उसकी गलियों के नाम क्या है? मुंबई, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, हैदराबाद, इनकी गलियों के नाम है। जिसके एक मोहल्ले का नाम काशी है। और इसके मोहल्ले का नाम इन्होंने क्या कर रखा है? मोहल्ले का नाम काशी, जहाँ बनारस भी है, ब्रह्मस्थान भी है, वो गोकुल भी है। इन्होंने अपने मोहल्ले के नाम काशी, बनारस, ब्रह्मस्थान और गोकुल रख रखे हैं। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसकी चारों तरफ समुद्र है और समुद्र कोई भी जगह वहाँ पर 15 मील अर्थात लगभग 45 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ से समुद्र की दूरी पड़ती है। जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तो है मगर शूद्र कोई नहीं। वहाँ पर ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, लेकिन शूद्र नहीं है। जब प्रधानमंत्री के दफ्तर से फ़ोन आया कि मुझे तो सप्ताह के लिए मॉरिशस जाना है, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया आलस्य और थकावट की हुई। फिर मैंने कहा अपने डॉक्टर से पूछकर बताऊंगा, अगर वे इजाज़त देंगे तब जाने की बात सोचूंगा, मगर अकेले जाने की बात मैं नहीं सोच सकता। आपको मेरी पसंद का एक साथी मेरे साथ ज़रूर देना होगा। अब अभी तक तो लेखक ने मॉरिशस के बारे में कुछ बताया, अब लेखक बता रहा है कि मैं किस तरह से मॉरिशस गया। जब मैं दफ्तर में था अपने ऑफिस में, तो अचानक प्रधानमंत्री का फ़ोन आया कि आपको मॉरिशस जाना है 2 सप्ताह के लिए। पहले तो मैंने सोचा अरे मुझे बहुत ज़्यादा आलस हुआ और मैंने थकावट दिखाई कि मेरा मन नहीं था जाने का। फिर मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर से पूछ कर बताऊँगा। अगर डॉक्टर इजाज़त दे देते हैं कि आप मॉरिशस जाइए तो मैं जाऊँगा, बट मैं अकेले नहीं जाऊँगा, अपने साथ किसी एक और व्यक्ति को या साथी को ले जाऊँगा। डॉक्टर साहब ने कहा आप कमज़ोर ज़रूर हैं मगर डॉक्टरी कारणों से मैं आपको सफ़र पर निकलने से रोक नहीं सकता। इस प्रकार निश्चित हुआ कि मैं अकेला नहीं, हिंदी के यशस्वी कवि डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन के साथ यात्रा करूंगा। फिर उन्होंने जब डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कह दिया कि हाँ आप चले जाइए, लेकिन आप अकेले नहीं जाएंगे। और किसके साथ जाएंगे? एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि है शिव मंगल सिंह सुमन, उनके साथ मैं यात्रा करने के लिए जाऊंगा। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, मुंबई से 16 जुलाई को, नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। सबसे पहले उन्होंने यात्रा कहाँ से स्टार्ट की? दिल्ली से। कब? 15 जुलाई को। फिर मुंबई से वो 16 जुलाई को और फिर नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए निकले। विदेशों की यात्रा मैंने काफ़ी की है और जब भी अवसर अनुकूल रहा मैंने दुनिया की बाकी हवाई सेवाओं को छोड़कर एयर इंडिया को ही पसंद किया है। अब कह रहे हैं कि मैंने यात्राएं तो बहुत की हैं, लेकिन विदेशों की भी, लेकिन जो हमारे यहाँ की दुनिया की भारत की जो एयर इंडिया की सेवा है उससे ज़्यादा अच्छी सेवा कोई और नहीं है। सच पूछिए तो अपने देश की 2-4 चीज़ें पर मुझे बड़ा ही गर्व है। मतलब मुझे बहुत ही नाज है कुछ चीज़ों पर। मैं निश्चयपूर्वक मानता हूँ कि संस्कृति की जो विरासत भारत के पास है वैसी विरासत किसी और देश के पास नहीं है। मतलब जो अच्छी अच्छी चीज़ें विरासत में पहले से मिली हुई हैं हमारे लिए, मतलब विरासत क्या कि जो हमारे पूर्वजों के पास था अब वो हमें मिला, वो क्या कहलाता है? विरासत में कहलाता है। जो चीज़ें मिली हैं वो किसी और के पास नहीं है। उसी दृढ़ता के साथ मैं
मैं यह भी मानता हूँ कि जैसी सेवा एयर इंडिया की है वैसी सेवा दुनिया की किसी भी कंपनी की नहीं है। अब वो मतलब दृढ़ता मतलब बहुत निश्चयपूर्वक कहते हैं कि जैसी की सेवा एयर इंडिया की है, हमारे एयरलाइंस की है, वैसी पूरी किसी भी कंपनी की किसी भी दुनिया में नहीं है। इधर से जाते समय नैरोबी केनिया से मुझे एक रात 2 दिन ठहरने का मौका मिला। अब क्या है जो बताएं कि जब मैं मॉरिशस जा रहा था तो मुझे रास्ते में कहा नैरोबी केनिया के पास मैं 1 रात और 2 दिन रुका। अतएव मन में यह लोभ जाग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने से पूर्व हमें अफ्रीकी शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। विमान दूसरे दिन मिलने वाला था, अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुँचे उस दिन उच्चायुक्त श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क में घूमने निकल गए। वो मॉरिशस पहुँचने से पहले वो क्या गए थे, वहाँ का जो नैरोबी का नेशनल पार्क था वहाँ पर घूमने के लिए गए। नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है। क्या ये कोई चिड़ियाघर नहीं है, लेकिन जो शहर से बाहर क्या है, एक बहुत बड़ा जंगल जिसमें घास अधिक, पेड़ पौधे बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हैं। मतलब उसमें बहुत बड़े बड़े जंगल है, लेकिन आप सोचें कि बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं है, उसमें बहुत बहुत घास है और क्या है, बहुत लंबी लंबी इसमें सड़कें भी बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती हैं। और जो देखने वाले मतलब पर्यटक हैं दूसरी जगह से जो घूमने आते हैं वो हमेशा यहाँ पर उनकी जो गाड़ियां हैं, पैदल तो घूम नहीं सकते, गाड़ियां उनकी यहाँ पर लगातार चलती रहती हैं। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा। मतलब क्यों दौड़ना पड़ा, क्योंकि वो शेर को देखना चाह रहे थे, इसलिए उन्हें बहुत दूर तक चलना पड़ा। मगर शेर कहीं भी दिखाई नहीं पड़े, लेकिन उन्हें शेर नहीं दिखाई पड़े। दूरी तय करने के बाद या यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह पहुँचे जहाँ शेर उस दिन आराम कर रहे थे। मतलब बहुत दूर चलने के बाद उन्हें क्या था कि उस जगह पर लास्ट में पहुँच गए जहाँ पर शेर आराम कर रहे थे। वहाँ जो कुछ दृश्य देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेंगे। कह रहे हैं कि मैंने जो वहाँ दृश्य देखा है मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। कोई 7-8 शेर लेटे या सोए थे। कितने शेर थे? 7 या 8 शेर लेटे थे। उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी और वहाँ पर उन शेरों को देखने के लिए कितनी मोटर थी? 8-10। तुर्रा यह कि शेरों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने आने वाले लोग कौन हैं। मतलब वो इतने आराम से लेटे, उन्हें कोई मतलब नहीं था कि उन्हें कोई देखने आया है। मोटरों में शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर से शेर ने एक बार भी दृष्टिपात नहीं किया। दृष्टिपात मतलब एक नज़र भी नहीं देखा, उन्हें देखा भी नहीं, मानो हम लोग तुच्छ हो और उनकी नज़र में आने योग्य बिल्कुल ना हो। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक शेर ने उठकर जम्हाई ली, दूसरे ने देह को ताना, तीसरे ने साई शेरनियों को देह चाटी, मगर हमारी ओर किसी भी शेर ने आंख नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधों और खरपतवार में से भी बदतर समझे गए। अब जो राइटर है वो बता रहा है कि वहाँ पर कम से कम 7-8 शेर जो लेटे हुए थे और उनको घेर कर 8-10 गाड़ियाँ मोटरें खड़ी हुई थी। और ये तुर्रा ये शेरों का यह मतलब इतने लोग खड़े थे, इतनी गाड़ियाँ थी, फिर भी शेरों को यह कोई भी इच्छा नहीं थी कि वो देखें कि कौन उन्हें देखने के लिए आया है। और हम लोग क्या थे, जो गाड़ी के शीशे थे उन्हें चढ़ाकर उनके अंदर बैठे हुए थे और उनको लिए देख रहे थे, लेकिन फिर भी शेरों ने दृष्टिपात मतलब एक नज़र भी हमें उठा के नहीं देखा। और वहाँ पर मतलब तुच्छ मतलब वो सोच रहे थे कि सबसे हमें छोटी चीज़ माना चाह रहा था और उन्होंने एक नज़र भी हमें देखने योग्य भी ना समझा। हमें ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर जो खरपतवार या छोटी छोटी घासें होती हैं उनसे भी हम गए गुजरे या बदतर हैं कि शेर हमें नहीं देख रहे हैं। उनमें से तो क्या था, एक शेर ने उठकर जम्हाई ली, मतलब जब हम सो के उठते हैं तब लेते हैं, और दूसरे ने अपने शरीर को तान कर खड़े हो गए, तीसरे ने क्या था, शेरनियों के शरीर को चाटा, लेकिन फिर भी हम लोगों को किसी ने कुछ नहीं देखा। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा। फिर हम थोड़ी दूर और आगे चले, फिर वहाँ पर क्या था कि हमें हिरणों का झुंड दिखाई देखा, जिसके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा था। वहाँ पर झुंड का चारों तरफ तो हिरन थे, लेकिन बीच में क्या एक जिराफ खड़ा था, और वो कैसा लग रहा था जैसे कि कोई बेवकूफ़ खड़ा हो। जब 2 जवान शेर उठे उसी ओर चल दिए,
एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। अब क्या था, उनमें से 2 शेर उठे, वे थोड़ी दूर आगे चले। उनमें से एक तो थोड़ी देर पे बैठ गया, लेकिन दूसरा धीरे धीरे घास में छिपता छिपाता आगे चलने लगा, मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा, मतलब किसी शिकार के लिए वो आगे निकल पड़ा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर शेरों की नज़र पड़ी है। अब जो हिरन थे उन्होंने ताड़ लिया, मतलब उन्होंने सचेत हो गए, उन्हें पता लग गया कि कोई शेर हमें देख चुका है। अतः वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे, मतलब उन्होंने चरना तो मतलब वो घास चर रहे थे, उसे छोड़कर वो बहुत चौकन्ने हो गए। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरन एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ खड़े रहे। उनमें से क्या था, कुछ हिरन तो एक तरफ भाग गए, लेकिन कुछ वहाँ खड़े। इच्छा तो यह थी कि हम लोग देर तक रुके और देखें आगे क्या होता है, किंतु कुछ समय 6 से ऊपर हो गया था और 7 बजे तक यहाँ नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता। और मतलब उनका मन तो था कि बहुत देर तक रुके, लेकिन टाइम क्या था, जो वहाँ का नेशनल पार्क का फाटक था वो बंद होने का टाइम हो गया था। फिर यह भी बात थी कि शिकार तो शेर सूर्यास्त के बाद किया करते और शिकार के झुंड का नहीं करते, बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाते हैं। अब यह बात समझ में आई कि हिरन भागने के निरापद समझकर एक गोले में क्यों खड़े थे। नैरोबी में मॉरिशस तक हम BOAC के विमान से उड़े। अब क्या था, जो राइटर था वो बता रहा था कि वहाँ पर जो हिरन थे वो मतलब चौकन्ने हो गए, अपने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने जांच लिया कि कोई ना कोई शेर ने उसे देख लिया है और वह उसे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए वो जागरूक हो गए और वहाँ से भागने लगे। अब जो राइटर था उसका मन तो था कि हम वहाँ पर रुके और देखें कि अब आगे क्या होने वाला था, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था देखने के लिए। जो वहाँ का नेशनल पार्क का फाटक था वो बंद होने का टाइम आ गया था। और जो शेर होते हैं वो शिकार कब करते हैं, जब सूरज ढलने के बाद करते हैं, और वो किसी भी झुंड का शिकार नहीं करते, मतलब उस जानवर का करते हैं जो अपने झुंड से मतलब अकेला रह जाता है, उसका शिकार करते हैं। और अब जो राइटर था उसे भी समझ में आ गया था कि हिरन एक झुंड में क्यों खड़े थे, अकेले अकेले क्यों नहीं खड़े थे। वो एक झुंड में इसलिए खड़े थे क्योंकि शिकार झुंड पर, जो शेर है वो झुंड पर शिकार नहीं करेगा, बल्कि एक जो अकेला होगा उस पर शिकार करेगा। अब आगे क्या था कि वो एक विमान है BOAC, इस विमान से मॉरिशस के लिए नैरोबी से निकले। मॉरिशस के भारतीयों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। वहाँ पर कौन कौन से लोग रहते हैं, वहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश के, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है, इसलिए वहाँ पर हिंदी भाषा है जो बहुत अच्छे से बोली जाती है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी है, किंतु बोलचाल की भाषा क्रियोल है। वहाँ की हिंदी भाषा तो राजभाषा बोली तो हिंदी जाती है, लेकिन जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है और बोलचाल की भाषा क्रियोल है। प्रायः सभी भारतीय भोजपुरी बोलते हैं और सब वहाँ के जो भारत के लोग हैं वो क्या बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, अतः उसे समझ भी लेते हैं यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी बखूबी भोजपुरी बोल लेते हैं, और वहाँ पर जो चीनी लोग हैं वो भी भोजपुरी बोल लेते हैं। हिंदी और भोजपुरी ने मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांध रखा है, और वहाँ पर जो हिंदी की और भोजपुरी बोलने के लिए वहाँ के जो निवासी हैं और भारतीयों को सभी को एक ही सूत्र मतलब एक साथ उन्हें रख रखा है। यहाँ हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम रामायण ने किया, और वहाँ पर रामायण का भी खूब प्रचार है, जिसकी वजह से वहाँ की हिंदू संस्कृति की रक्षा की गई है, वहाँ पर है। मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीपीय है। मॉरिशस कैसा द्वीप है, एक कृषि प्रधान, मतलब जहाँ पर कृषि खूब होती है, कृषि की प्रधानता है। यहाँ मुख्यतः ईख की खेती होती है, जिस तरह से हमारे यहाँ ईख बहुत होती है उत्तर प्रदेश में, इसी तरह से वहाँ पर भी मुख्यतः ईख की खेती होती है, और ईख की खेती होती है, इसीलिए चीनी उत्पादन यहाँ का एकमात्र उद्योग है, और वहाँ का एकमात्र उद्योग क्या है, चीनी उत्पादन। इस प्रकार मॉरिशस में हमारी संस्कृति को प्राणवान या चिरायु स्वरूप देखने को मिलता है। और मॉरिशस में ही क्या, हमारी संस्कृति को प्राणवान मतलब जिसके प्राण उसी में हो, और चिरायु मतलब बहुत जिसकी लंबी आयु हो, वो क्या है, चिरायु कहलाता है, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद।